हेलो 11th क्लास। कैसे हो आप सभी बच्चों। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो है ना, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। या तो आपने आर्ट्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा, या तो आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा। जो भी हो, चाहे आप आर्ट्स में हो चाहे आप कॉमर्स में हो, यकीन मानो इकोनॉमिक्स को हम बहुत सिंपल बहुत इजी वे में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बस आप बने रहिए मेरे साथ में। पूरा सिलेबस जो है हम कवर करने वाले हैं। मैं प्रदीप चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स केंद्र पर। और बेटा, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप सभी नहीं हो, नए हो अभी इकोनॉमिक्स में, तो मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है। प्लीज आप उसको पहले पढ़ के आइए। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, उसमें बहुत अच्छे से समझा मैंने। एक बार जब आप समझ लोगे इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमी होता क्या है, देन इस लेक्चर को स्टार्ट करोगे तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो पहले प्लीज़ वहाँ जाइए, उस लेक्चर को देखिए। मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है 11th क्लास की, जहाँ पर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। फिलहाल हम हमारा जो है लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा आज का टॉपिक, फर्स्ट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स क्या होता है, हालांकि ये अपन ने उसमें समझ लिया है, पर फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस which studies human behavior as and scarce means which have alternative uses to। इसका मतलब क्या है, देखो, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, इस दुनिया में जो रिसोर्स है वो है लिमिटेड। लेकिन बेटा, हमारी जो जरूरतें हैं ना, ह्यूमन वांट्स, वो है अनलिमिटेड। अब इन्हीं और रिसोर्स के प्रॉब्लम ये भी है कि उनके अल्टरनेटिव यूज भी है, अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो उस 10,000 में आप तो या फोन खरीद सकते हो, या उसी 10,000 में आप दूसरी शॉपिंग कर सकते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। तो ये जो प्रॉब्लम आई, कौन कौन सी प्रॉब्लम, रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हमारी आवश्यकता होती है वो अनलिमिटेड होती है, और रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। और इसीलिए इकोनॉमिक्स निकल के आता है, देखो पढ़ो। इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, हमारी बिहेवियर एज एंड्स, एंड्स का मतलब हमारी जो जरूरत है वो एंडलेस है। एंड स्केर्स मीन्स का मतलब रिसोर्स जो है वो कम, स्केर्स का मतलब यहाँ पे लिमिटेड है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू, ठीक है। और इन सबको मैनेज करना सिखाती है हमें इकोनॉमिक्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहला, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो प्लीज आप उस वीडियो को देख के आओ, तो आपको ये जो है समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमी क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया था। फिलहाल आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स क्या होता है। टॉपिक हमारा आज के लिए जो नया है वो है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। अब इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो रिसोर्स है बेटा, यानी कि हम मान के चलते हैं हमारी इनकम, हमारी इनकम भी रिसोर्स है। तो वो तो कंज्यूमर भी यूज करता है, और वो तो प्रोड्यूसर भी यूज करता है ना। कंज्यूमर मतलब हम लोग जो कुछ चीजों को यूज करते हैं, और प्रोड्यूसर मतलब जो चीजों को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। तो रिसोर्स तो हम भी यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं। तो हमें समझना है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स क्या होता है। लिमिटेड रिसोर्स को, क्या बोला मैंने, ध्यान रखना, ये जो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स को जब कंज्यूमर यूज करे, कौन, कंज्यूमर, और उसी लिमिटेड रिसोर्स को जब प्रोड्यूसर इस्तेमाल करे, तो कंज्यूमर जब यूज करेगा तो वो ये चाहेगा कि उसको अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन हो, जरूरतों को पूरा कर सके, संतुष्टि मिल सके, है ना। आप जब भी कोई खर्चा करते हो तो आप चाहोगे फुल पैसा वसूल काम हो जाए। जैसे आप मूवी में टिकट
अगर खरीदना चाहते हो तो आपने 100 रुपये 200 रुपये दिए, तो अगर मूवी अच्छी होगी तो आप बोलोगे ना यार फुल पैसा वसूल काम हुआ। तो कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाए जो अधिक से अधिक उसको जो है संतुष्टि मिले, अधिक से अधिक उसको सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन प्रोड्यूसर का ऐसा है कि वो चाहता है कि मैं अपना पैसा ऐसा लगाऊं कि मुझे अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। क्या मिले? प्रॉफिट मिले। और यही होता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। एज ए कंज्यूमर आप चाहोगे कि आप अपनी इनकम को ऐसे यूज करो कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन संतुष्टि मिले, और एज ए प्रोड्यूसर बेटा आप चाहोगे कि हम हमारी इनकम को ऐसे यूज करें कि बहुत ज्यादा हमें जो प्रॉफिट मिल सके। और जब हम रिसोर्स का इतने अच्छे से यूज करते हैं उसी को इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स कहते हैं। सिंपल है। ओके, जो कि ट्वेल्थ सॉरी मैं ट्वेल्थ का बोल रहा हूँ, हम 11th पढ़ रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक ट्वेल्थ में भी आप पढ़ोगे, है ना, और ट्वेल्थ में आते भी हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया। ट्वेल्थ में आप इन चीजों को पढ़ने वाले हो बाय द वे। फिलहाल व्हाट इज इकोनॉमी, ये कुछ पढ़ लेना। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स मैंने बता ही दिए हैं। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर यूजेस हिज रिसोर्स in a such way which maximizes satisfaction, and as a producer maximizes profit, it is called economizing of resource। ये आप लिख लेना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो हमारे इकोनॉमिक्स, जो अभी तक हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्स और हमारी जो अनलिमिटेड जरूरतें हैं उनको मैनेज करना सिखाता है, वही इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की भी जो है दो मेन ब्रांच हम 11th 12th में पढ़ते हैं। हालांकि हम चार पढ़ते हैं वैसे तो, स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और 12th में जाकर माइक्रो और मैक्रो पढ़ेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस बार 11th में हम जो है पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स वो पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक हम पढ़ने वाले हैं स्टेटिस्टिक्स। लेकिन 12th में जब आ जाओगे आप, तो आप पढ़ोगे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पढ़ोगे आप बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिलहाल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम आगे जाकर समझने वाले हैं और स्टेटिस्टिक्स को भी समझने वाले हैं। फिलहाल जो मेन ब्रांच होती है ना वो माइक्रो और मैक्रो होता है। इसलिए फिलहाल थोड़ी सी बात मैं इसकी करूंगा क्योंकि फिर हम सीधा 12th में पढ़ेंगे इनको, है ना। तो प्लीज समझने की कोशिश करना कि माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको समझना हो तो देखो ये कुछ ऐसा है कि जब हम इंडिविजुअल, याद रखना, माइक्रो और मैक्रो, और ये जो आई है, आई फॉर इंडिविजुअल, याद रखना। यानी जब हम इंडिविजुअल चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो वो माइक्रो होगा, और इधर जो ए फॉर एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब होता है सब कुछ, एज ए कंट्री, एज ए होल, पूरे देश भर के बारे में, होल कंट्री के बारे में। तब हम मैक्रो पढ़ते हैं। तो ये याद रख लेना आप, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट। अब ये क्या होता है और आसान समझते हैं। देखो समझ लो कि हमारे पास कुछ छोटे छोटे से मार्केट है। ये मार्केट है, छोटे छोटे एक एक मार्केट, ऐसे बहुत सारे मार्केट मिलकर एक बड़ा मार्केट बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे मार्केट है। जब हम इन मार्केट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जैसे आज इसके बारे में, आज इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, या छोटे मोटे, तो हम बोलते हैं हम माइक्रो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब मिलकर, छोटे छोटे मार्केट मिलकर एक हमारी पूरा देश की अर्थव्यवस्था बनती है। जैसे कि यहाँ एक छोटा मार्केट है, यहाँ एक छोटा मार्केट है, छोटा मार्केट है, और ये जब सब पूरा मिला लेंगे तब जाके एक बड़ा मार्केट हमारा देश बनेगा, है ना। और उस पूरे देश को जब हम पढ़ते हैं, यानी इसके अंदर सारे आ गए, तो उसको बोलते हैं मैक्रो। जैसे कि इस मार्केट में किसी एक व्यक्ति ने पैसे कमाए, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, यार उसकी इंडिविजुअल इनकम कितनी है, इंडिविजुअल इनकम कितनी, उस व्यक्ति ने कितने पैसे कमाए होंगे, तो हम बोलेंगे हम माइक्रो पढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे देश की इनकम, यानी कि क्या है यार, नेशनल इनकम कितनी है पूरे देश की, तो हम मतलब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं। आया समझ में। तो हम जब छोटे छोटे मार्केट को, छोटे मतलब किसी व्यक्ति को या फिर किसी फर्म को, इन चीजों को पढ़ते हैं अलग से, तो हम बोलते हैं हम माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं। और जो पूरे भारत देश की हम बात करने वाले हैं, पूरे अपने देश की बात करें, हम बोलेंगे मैक्रो पढ़ने वाले। जैसे कि देश में बेरोजगारी, मैक्रो। गरीबी, मैक्रो, कि गरीब कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, गरीबी है मतलब क्या, देश में बहुत सारे गरीब हैं। बेरोजगारी मतलब एक व्यक्ति बेरोजगार, पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो बेरोजगारी मतलब पूरे देश में।
जब पूरे देश लेवल पे हम बात करेंगे तो हम मैक्रो पढ़ेंगे, और जब हम छोटे छोटे मार्केट को समझेंगे, है ना, मार्केट अलग से मार्केट को समझेंगे, तो हम माइक्रो पढ़ेंगे। तो कुछ अपने को अभी समझ में आया, कुछ जैसे जैसे हम ट्वेल्थ में जाएंगे चीजों को पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम जो है माइक्रो और मैक्रो को पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मेन वर्ड तो बेटा ये इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, फर्म क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो कि जैसे कि ये जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, है ना, जैसे बताया ना, एक व्यक्ति हो गया, या कोई एक मार्केट हो गया, या कोई एक फर्म हो गई। फिर क्या रख सकते हैं, इट डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। ये जो होता है इंडिविजुअल मार्केट के प्राइस को देखता है, इंडिविजुअल व्यक्ति के प्राइस को देखता है, जैसे मैंने बोला ना पर्सनल इनकम कितनी हो गई, उस मार्केट ने कितने पैसे कमाए, तो ये इंडिविजुअल प्राइस, और इसीलिए इसको जो है प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बात करता है। देन उसके हम बात करें नेक्स्ट की, तो इट स्टडीड स्मॉल वेरिएबल, छोटे छोटे वेरिएबल को पढ़ता है। जैसे मैं बताऊं छोटे वेरिएबल कैसे, कि भैया इस बार गर्मी कम आई, गर्मी कम आई तो जो कूलर है वो उतने बिके नहीं। अब कूलर बिके नहीं तो सिर्फ कूलर मार्केट में पैसा कम आया। अब कूलर मार्केट में पैसा कम आया, इसका मतलब क्या है कि पूरे भारत देश में पैसा ही नहीं आया होगा, कि भारत देश में सिर्फ एक ही बिजनेस है कूलर का, बहुत है। तो ये स्मॉल वेरिएबल को पड़ता है कि यार भाई कूलर वूलर मार्केट जो है उसमें कुछ नहीं हो पाया इस बार, तो ये माइक्रो। पूरे मार्केट मतलब पूरे देश भर में भाव जो है, मतलब जो पैसे की कीमत जो है, प्राइस है, कम या ज्यादा हो गए, तो वो मैक्रो। ठीक है, तो ये इतने छोटे स्मॉल वेरिएबल को पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो लेवल पे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। जैसे कूलर में अगर नहीं कम भी किया तो क्या पूरे भारत देश में जो है लोग पैसे ही नहीं कमा पाएंगे, ऐसा थोड़ी है। तो ये होता है माइक्रो, है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये आप जो है कवर कर लेना। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कुछ है, ये आप पढ़ लेना, यही जो लिखा होता मैंने वही। उसके अलावा अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो क्या होता है, मैंने बोला था ना आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एग्रीगेट लेवल को पढ़ता है। एग्रीगेट मतलब कंट्री एज होल, ठीक है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट देश में क्या है, पोवर्टी की कंडीशंस क्या है, या जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल देखो, एक होता है इंडिविजुअल प्राइस लेवल। इंडिविजुअल मतलब कि किसी एक मार्केट का, एक व्यक्ति का, तो उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल प्राइस। और जनरल प्राइस मतलब क्या होता है, पूरे देश भर में प्राइस ऊपर नीचे हो गए तो उसको बोलते हैं जनरल प्राइस। और इंडिविजुअल प्राइस, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल प्राइस को पढ़ता है, याद रखना है ना बेटा। जो माइक्रो होता है वो इंडिविजुअल को पढ़ता है, और जो मैक्रो होता है वो जनरल प्राइस को पढ़ता है। तो ये जनरल प्राइस लेवल को पढ़ता है, तो ये होता है कुछ, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, भाई पूरे देश की इनकम कितनी है, पर्सनल इनकम को तो माइक्रो में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेरोजगारी तो देश भर में होती है, ऐसा थोड़ी एक मार्केट में दो व्यक्ति बेरोजगार है तो देश में बेरोजगारी हो गई नहीं ना, बेरोजगारी जैसा टॉपिक बड़ा होता है। इन्फ्लेशन, महंगाई, ऐसा थोड़ी होता है महंगाई पूरे देश भर में बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है कि यार एक दुकान पे महंगाई बढ़ गई, पूरे देश में तो बढ़िया ही काम चल रहा है, तो महंगाई तो देश भर में बढ़ती है। तो मतलब इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, पूरे देश के ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो वो भी माइक्रो में थोड़ी, पूरे देश की जब ग्रोथ की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो फिर वो भी मैक्रो का हिस्सा बन जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक मैक्रो में पढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, जब हम माइक्रो मैक्रो को ट्वेल्थ में पढ़ेंगे ना तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। आज तो हमें सिर्फ समझना है। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमें जब एबीसीडी सीखी थी तो हमें पता थोड़ी था कि यार एबीसीडी का यूज कैसे होता है, क्या होता है। उस टाइम पे बोलते ना ए फॉर एप्पल, बस सीख लो। फिर बड़े हुए तो पता चला कि अच्छा इससे पूरा सेंटेंस बनेगा, इसको हम पढ़ सकते हैं, इसका मतलब समझेगा। आज पूरी इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। वैसे ही ये कुछ एबीसीडी है जो अभी तुम याद करो, समझो जो बता रहा हूँ, फिर आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसलिए पढ़ते थे, है ना। तो अभी जस्ट आप समझो, जितना समझा जा रहा है उतना। उसके बाद हम बात करें, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये इसका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर मतलब ज्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव होता है इसका। जैसे माइक्रो छोटी छोटी चीजों को पढ़ता है, लेकिन ये तो ब्रॉड लेवल पे पढ़ता है, बड़े पैमाने पे पढ़ता है चीजों को। एनालाइसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता है, जनरल मतलब
पूरे सब लोगों को, समूह को, ग्रुप को बात करता है। और प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट, ये ग्रुप की बात करता है, जन कल्याण की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट की बात करता है, उसको मतलब नहीं है कि लोगों को भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रुप की बात करता है। क्यों? क्योंकि जैसे बेरोजगारी समाज की बात है, महंगाई समाज की बात है, गरीबी समाज की बात है। तो माइक्रो इसकी बात नहीं करेगा, इसकी बात मैक्रो ही करेगा। इसलिए ये ग्रुप इंटरेस्ट पर जो है प्रायोरिटी देता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो ये आप जो है कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंस करते हैं, डिपेंड करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, हमने अभी तक इतना समझा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअली पढ़ाई करता है, समझता है, इंडिविजुअली स्टडी करता है चीजों को। ठीक है, इंडिविजुअली जैसे कि क्या, तो हम बोल देंगे कि जैसे कि पर्सनल इनकम। ठीक है, समझ में आया? पर्सनल इनकम। लेकिन जो मैक्रो है वो तो सर आपने बोला था कि एग्रीगेट स्टडी करता है। मैंने बोला था, हाँ बोला था, और अभी भी बोल रहा हूँ, होगा ही होगा। एग्रीगेट का मतलब सर आपने क्या बताया, जरा बताना। पूरे देश पर, सबको, कंट्री एज ए होल। ठीक है सर, समझ में आ गया। और एग्रीगेट में जैसे कि क्या, तो मैं बोलूँगा नेशनल इनकम, पूरे राष्ट्र की इनकम पढ़ेंगे। हाँ ठीक है सर, समझ में आ रहा है, अब तक आ गया है। अब जो है, हम तो समझे सर क्या माइक्रो मैक्रो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि एक दूसरे से लड़ाई करते हैं? तो मैंने बोला बेटा कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो करते ही हैं। क्योंकि देखो, पर्सनल इनकम जब निकालेंगे तभी तो पूरे देश की इनकम पता चलेगी। बोले हाँ सर, ये बात तो सही बोली, मतलब मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करता है। ओके, वैसे ही माइक्रो मैक्रो पे भी डिपेंड करता है। कैसे? देखो, अगर हमने पता चला कि यार जो है पूरे देश की इनकम जो है, मान लो 10,000 रुपए है, अभी मान लेते हैं, तो बहुत कम डिजिट है। तो जब मैक्रो लेवल पे हमें पता चला कि हमारे राष्ट्र की आय इतनी आ चुकी है, तो फिर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मार्केट में देखें ना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर मार्केट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ठीक है, वैसे ही टेक्सटाइल मार्केट है, कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो ऐसे जो मार्केट है, फिर सरकार देखेगी कौन सा मार्केट कमजोर चल रहा है। एक काम करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे देश में, तो 10,000 में से 5,000 का जो काम है हम एग्रीकल्चर मार्केट में करते हैं, ताकि एग्रीकल्चर मार्केट बहुत अच्छा हो सके। तो पता कैसे चला? जब मैक्रो लेवल को हमने पढ़ा तो हमने माइक्रो में सुधार करा। जब माइक्रो को जो चीजें हुई वो मैक्रो में हेल्प कर गई। तो माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर जहां ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, वहां कुछ कुछ मामलों में एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि भाई पर्सनल व्यक्ति को सेविंग करनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। अच्छा भी है, हमने बड़े बड़े भी बोलते हैं कि भाई सेविंग वगैरह, इसकी तो सॉरी सेविंग करनी चाहिए। लेकिन मैक्रो बोलता है कि सेविंग अगर सब व्यक्ति करने लग जाए तो मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा। तो माइक्रो तो बोलता है कि ठीक है, इंडिविजुअल आप सेविंग करो, भविष्य में काम देगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर सब ऐसे बचाने लग जाए तो भाई मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, और मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा तो मार्केट चलेगा कैसे? तो इन दोनों में इंटरडिपेंडेंसी भी है, और कहीं कहीं पर पैराडॉक्स भी है, मतलब लड़ाई भी है। ठीक है, तो ये होता है टॉपिक जो हमारा इंटरडिपेंडेंसी एंड पैराडॉक्स। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर डिपेंडेंट ईच अदर बोथ, है ना? तो ये आप जो है पढ़ लेना, जो मैंने समझा है वही बात है। फिर क्या ये एक दूसरे से खिलाफ भी है? बिल्कुल है। इट मीन्स एन एक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल मे प्रूव हार्मफुल इकोनॉमी एज वेल। इसका मतलब ये है कि इसमें वो एक्टिविटी आ सकती है जिसमें इंडिविजुअली तो फायदा करती हो, लेकिन मे प्रूव हार्मफुल इकोनॉमी एज होल, पूरे देश भर के लिए तो जो है नुकसान कर सकती है। तो ये चीजें इसमें आती है। फिर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेविंग इज गुड फॉर इंडिविजुअल बट नॉट लेवल फॉर कंट्री एज ए होल। सीधी सी बात है ना भाई, सेविंग करेंगे हम तो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन पूरे देश में अगर सब सेविंग करने लग जाएंगे तो चीजें बिगड़ जाएगी। तो ये आप कवर कर लेना। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होता है? अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करें, तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है
वो एक्टिविटी, एक्टिविटी समझते हो ना, काम। जैसे कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो एक एक्टिविटी होगी, मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक एक्टिविटी होगी, तो ऐसे। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए की जाए, और हम इसको वर्ड यूज करेंगे वेल्थ, टू अर्न वेल्थ। अगर कोई भी एक्टिविटी पैसा कमाने की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कुछ कुछ कंडीशन रहती है, वो कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो सर फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सिंपल है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो जो हम पैसा कमाने के मकसद से नहीं करते, वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद की संतुष्टि के लिए, है ना, आत्मा की शांति के लिए करते हैं। जैसे कि किसी को रेपट दे देना बेटा, उसमें कोई मजा नहीं है, अपने को मजा आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी पापा की हेल्प कर देना, पैसा तो हाँ पॉकेट में नहीं आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आए तो आए, नहीं भी आए, किसी की हेल्प कर देनी, या आप खेलने लग गए, समझ में आ रहा है ना, जिससे हमें पैसा नहीं मिलेगा, बस मजा आएंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सॉरी, नॉन एक्टिविटी लिख दिया मैंने, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ रहे हो तो आप हो ही सही, ठीक है बेटा। तो ये होता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यहाँ पे जो है लिखा हुआ भी है, एक्टिविटीज मेन परफॉर्म विद द व्यू ऑफ अर्निंग वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक। वेल्थ का मतलब पैसा कमाने के लिए जो किया जाता है, जैसे टीचिंग में कर रहा हूँ, डॉक्टर अपना जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, कल्टीवेशन बाय फार्मर जब किसान खेती कर रहा होता है, पैसे कमाने के लिए कर रहा होता है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो सर फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज द एक्टिविटी दैट डू नॉट कंसर्न विद द मनी, उनको पैसे से मतलब नहीं होता, आर डन फॉर प्लेजर, अपने मजे के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे प्लेइंग, कोई खेल रहा है, जैसे कोई मदद कर रहा है, कोई खाना पका रहा है, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम समझ लेते हैं। देखो वन बाय वन समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो मैंने बोला पैसा कमाने के लिए, तो ऐसे तो जो ब्लैक मार्केटिंग में कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, तो वो भी फिर तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई चोरी कर रहा है तो भी इकोनॉमिक, पर ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए। लीगल मतलब समझते हो ना, कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे ब्लैक मार्केटिंग, तो कोई कोई जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, तो वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा लीगल होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरा, ये हमेशा वेल्थ ओरिएंटेड होती है, हमेशा पैसे के मोटिव पर ही काम करती है, और ये हमेशा मनी के फॉर्म में इसको गिना जा सकता है, मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, वेल्थ ओरिएंटेड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन बिटवीन अर्निंग वेल्थ एंड इनकम। पैसा कमाने का मकसद होता है, चाहे डायरेक्ट कमाओ चाहे इनडायरेक्ट। जैसे किसान भले से फसल उगा रहा है, लेकिन उसका मेन मकसद तो क्या है? पैसा कमाना है, तो इनडायरेक्टली सही, लेकिन खेती भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और डायरेक्टली मतलब सीधा पैसा आ जाए, भाई आज काम करा, हैंड टू हैंड हमने पैसा ले लिया। तो दोनों ही जो होता है, लीगल तरीके से अगर हम पैसा कमा रहे हैं मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ाई सही है। और फिर है जो है मेजरिंग रोड ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में जिसको गिना जा सकता है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो बस आज की क्लास इतनी ही। उम्मीद करता हूँ हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी होगी, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, है ना, तो मैं उसको सुधारूंगा भी सही। तो ये सब आज की क्लास रही। ऐसे ही करके हम पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू।